गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बजट 2021-22 के भाग 2 को देखेंगे। इसका पहला जो भाग आया था वो पिछले शनिवार को दिया गया था और इसके अलावा जो भाग 3 होगा, भाग 3 इसमें क्या होगा, बजट से संबंधित जो भी प्रश्नावली होंगे, प्रश्नावली उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो बजट भाग 1 में हमने क्या देखा था, जो बजट वित्त मंत्री हैं उनके अभिभाषण को देखा था। इसमें हम आंकड़े को देखेंगे, जो भी हमारे एग्जाम से संबंधित आंकड़े हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जो घाटा के प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे डिटेल से, और जो मुख्य बातें हैं बजट के वो हम देखेंगे इसमें। तो ये जो भाग 2 है इसमें हम लोग ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। ये देखिए, रुपये कहाँ से आते हैं, इसे आपने हमेशा पेपर में, अखबारों में देखा होगा। तो रुपए कहाँ से आते हैं, इसे ये पूरे गोले को हमने 1 रुपये या 100% माना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा भारत सरकार को उधार से आते हैं पैसे, उधार और अन्य देयताएं से, यानी कि जो 100% है उसका 36% जो है कहाँ से आते हैं, उधार से। तो एक देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के लिए कितनी मतलब चिंता की बात है कि जो पैसे आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, उधार से, है ना। वैसे उधार गलत बात नहीं है, हर लोग उधार लेते हैं, इसी प्रकार से भारत सरकार भी उधार लेती है अपने देश के विकास के लिए। तो हमारे जो 36% आते हैं कहाँ, उधार से। इसके अलावा जो सबसे अधिक आते हैं पैसे माल और सेवा कर से, यानी कि GST से। कितने पैसे, 15%। इसके बाद इनकम टैक्स से, थर्ड नंबर पे आपके इनकम टैक्स, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड नंबर पे। चौथे नंबर पे है निगम कर, यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स। ये देखिए, ये दोनों एक प्रकार से इनकम टैक्स ही है, लेकिन ये कौन देता है, ये कंपनियां देती हैं, कंपनियां, और ये देते हैं हम लोग, जैसे आम आदमी जो इनकम टैक्स देते हैं। तो ये 14 और 13 ये क्या हो, एक तरह से इनकम टैक्स ही है। तो इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा दिया जाए तो ये आपके प्राप्त करते हैं, लेकिन चूंकि ये कंपनी है और ये व्यक्ति है इसलिए इन दोनों को अलग रखा जाता है। तो हमारा पहला हो जाएगा आपके उधार और अन्य देयताएं, दूसरा GST, तीसरा इनकम टैक्स और चौथा निगम कर। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 8% कर भिन्न राजस्व से, जो कि ये देखिए ये उधार हो गया, एक तरह से कर हो गया, ये टैक्स से अलग जो होते हैं, तो उससे 6% हो जाते हैं। ऋण भिन्न पूंजी ये सब 5 पैसे। अब देखिए पैसे जाते कहाँ जा रहे, ये भी जो पैसे आए हैं वो घर में रखेंगे तो नहीं, उसको कहीं भेजना है ना। तो ये जो पैसे हैं, अब देखिए सबसे ज़्यादा पैसे हमने कहाँ से लिए थे, उधार से लिए थे ना। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा खर्च भी उसी पे हो रहा है, ब्याज अदायगी पे। हम जो उधार लेंगे उसका इंटरेस्ट भी तो हमें देना पड़ेगा ना। तो ये रहा, ब्याज अदायगी पे सबसे अधिक पैसे भारत सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके बाद अब देखिए कि करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है, ये देखिए पहला नंबर पे क्या था, उधार, दूसरे पे क्या था, GST। तो GST में आपने देखा होगा SGST भी होता है और CGST भी होता है, यानी केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का होता है। तो GST, तो उसमें राज्यों का भी तो हिस्सा जाएगा ना। तो ये जो प्रतिवर्ष GST प्राप्त करते हैं तो उसका हिस्सा कितना है, जो 16% है, 100 रुपये यहाँ पे मान लीजिए, या 1 रुपये या फिर 100% जो भी है, यानी कि एक आंकड़ा। तो उसमें जो 16 पैसे आते हैं वो किनको, राज्यों को दिया जाता है। आपको बताया पिछले देखिए स्लाइड में, ये देखिए ये उधार वाले हो गए और GST। ये देखिए तो उधार पे इस पे 20% जो दिए जा रहे हैं वो ब्याज अदायगी दिए जा रहे हैं ना, और इसके अलावा इस पर ये देखिए 16 पैसे। इसके अलावा वित्त आयोग और अन्य अंतरण, यानी कि वित्त आयोग जो सिफारिश करती है कि राज्यों को इस वर्ष कितना देना है, तो उसके लिए 10 पैसे, आर्थिक सहायता पर 9 पैसे, रक्षा पर 8 पैसे। इसके अलावा देखिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, देखिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। ये देखिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर कितना, 13 पैसे, और केंद्रीय प्रायोजित योजना पर 9 पैसे। ऐसा क्यों, देखिए इसका अर्थ है प्रायोजित, यानी कि सरकार जो है वो प्रस्तुत कर दी है कि हमने मान लीजिए उज्ज्वला योजना बनाया, इसको भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्च करेगी।
तो अब देखिए हिस्सा दोनों में बट गया। मान लीजिए राज्य सरकार जो है 30 रुपये खर्च करे 100 का, और ये केंद्र सरकार जो होता है वो 70 रुपये। तो 70-30 आपने पढ़ा होगा ना, 70-30, 50-50 या फिर 90-10, जैसा कि इसमें होता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या फिर विशेष राज्य के दर्जे वाले स्टेट में होते हैं। तो ये हो गया केंद्र प्रायोजित, यानी कि सरकार और राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके उस योजना पे खर्च करें, तो हो गया केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना ये पूरी तरह से सरकार द्वारा, यानी कि 100% जो होता है ये कौन खर्च करेगा? भारत सरकार। जैसे कि भारतमाला परियोजना, ये क्या 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो इसमें खर्च कौन करेगा? राज्य सरकार नहीं, बल्कि भारत सरकार ही खर्च करेगी। तो ये हो गया आपका 13 पैसे इस पे खर्च किया है। इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर पे और पेंशन पे देखिए 5 पैसे, यानी कि 100 रुपये में 5 रुपये जो है पेंशन पे भी खर्च किया जाता है। तो ये रहा आपका रुपए कहाँ जाते हैं। यह घाटे का जो सार दिया गया है, हम इसके घाटे के प्रकार एक एक देखेंगे अभी। पहले आप देख लीजिए घाटे का सार। देखिए राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट 2019-20 में जो वास्तविक था कितना? 4.6%। ये मत छोड़, इसे छोड़ दीजिए आप इसे देखिए 4.6%। और 2020-21 के बजट में अनुमान क्या लिखाएगा? 3.5%। लेकिन संशोधित अनुमान क्या हो गया? देखिए 9.5%। अनुमान क्या था? 3.5 और हो गया 9। ये 6% क्यों बढ़ गया? आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था कैसे डूबी थी? कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 ऊपर से चाइना के साथ वॉर भी चल रहा था, मतलब वो वॉर नहीं जो टेंशन वाले होते थे, तो उसमें रक्षा पर व्यय किया जा रहा था। तो ये इस कारण से कुछ कारण जो थे, सबसे बड़ा कारण हम जो है कोविड ही था। तो ये जो है राजकोषीय घाटा बढ़ गया। और इस वर्ष का जो 2021-22 का जो अनुमान लगाया गया वो क्या है? 6.8%। इसके अलावा दूसरा देखिए राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट, ये क्या था 2019-20 में? 3.3% और 2.7% हो गया 2020-21 के बजट अनुमान में। और संशोधित देखिए कितना बढ़ गया? 7.5%। हमने अनुमान लगाया कितना? 2.7% और हो गया 7.5%। और जो इस वर्ष लगाया गया है इससे थोड़ा कम है, 5.1%। इसी प्रकार से प्रभावी राजस्व घाटा देखिए 19-20 में कितना था? 2.4। इसमें अनुमान लगाया गया 2020-21 में 1.8, लेकिन बढ़ गया कितना? 6.3। ये देखिए। और इस बार कितना लगाया गया? 4.1%। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट, ये देखिए कितना इस वर्ष रखा जाएगा? 3.1%। ये देखिए इस कोविड-19 और फिर अन्य कारण आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ देश को। अनुमान लगाया कुछ और हो गया घाटा कुछ। अब देखते हैं हम घाटे को। पहला है राजस्व घाटा। यह क्या होता है? दरअसल भारत सरकार का जितना खर्च है, मतलब इतना जो आय है उससे अधिक व्यय हो। मान लीजिए कि 100 रुपये आय है और व्यय हो गया 150 रुपये, तो ये क्या हो गया? 50 रुपये हमारा राजस्व घाटा हो गया। यानी कि हमने 100 रुपये कमाए और खर्च किए 150 रुपये, तो ये 50 रुपये कहाँ गए? तो ये हो गया राजस्व घाटा। तो खर्च कैसे पूरा करते हैं? उधार वगैरह जो लेते हैं उससे। तो हमारा जो परिभाषा होगा कि राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो खर्च हो रहा है उससे अधिक, मतलब उससे कम होता है आय और खर्च अधिक होता है। यानी कि सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। दूसरा है राजकोषीय घाटा। यह क्या है? यह सरकार के कुल खर्च और उधारी को छोड़कर, देखिए क्या यहाँ ध्यान रखें, कुल खर्च और उधारी को छोड़कर कुल कमाई के बीच का अंतर होता है। समझा आपने? कि जो सरकार कुल खर्च करती है और उधारी को छोड़ करके बीच के अंतर होता है, लेकिन जो होता है इसमें कर्ज शामिल नहीं होता है। यानी कि खर्च और उधारी तो हो गया शामिल, लेकिन इसमें कर्ज जो है शामिल नहीं होता। यानी सरकार कुल सालाना आमदनी के मामले जब खर्च अधिक होता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।
क्या है, सरकार की कुल सालाना आमदनी के मुकाबले जब खर्च अधिक होता है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखिए राजस्व घाटा में भी यही शुरुआत में परिभाषा यही है कि कुल जो व्यय के मुकाबले यदि जो प्राप्ति के मुकाबले व्यय अधिक हो तो वो क्या होता है, राजस्व घाटा। लेकिन यहाँ पे जो अंतर इन दोनों में देखिए, इसमें कर्ज जो है शामिल नहीं होता है। आप इस स्लाइड में देखिए, ये देखिए उधार से आ रहे हैं ना पैसे, तो ये जो एक तरह से कर्ज हो गया ना हमारे लिए, तो ये होता है राजकोषीय घाटा में शामिल नहीं किया जाता है। ये देखिए इसे शामिल नहीं किया जाता किसमें, राजकोषीय घाटा में। तो आपने देखा कि इसमें कर्ज जो शामिल, तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा आपने अंतर समझा कि इसमें कर्ज शामिल नहीं होता है। यानी कि सरकार की आमदनी में सरकार द्वारा लिया गया उधार शामिल नहीं किया जाता। जो राजकोषीय घाटा होता है वह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस वर्ष कितना है, 6.8%। तो ये क्या होता है, भारत का जो जीडीपी है उसका 6.8% है। आगे पॉइंट है कि राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, सरकार पर कर्ज और ब्याज की अदायगी का बोझ उतना ही बढ़ जाता है। यही वजह है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी और बाकी खर्च में कटौती करती है। वित्त मंत्रालय हर साल बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय करता है। ये देखिए यहाँ पे कर्ज शामिल नहीं किया जाता है, ये अर्थ बहुत बड़ा है। देखिए क्यों शामिल नहीं किया जाता है, देखिए ये एक तरह से राजनीतिक बात होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोई सरकार है एनडीए की और होता है दूसरा यूपीए की सरकार, ठीक है ना। तो यूपीए की सरकार मान लीजिए कि कर्ज ढेर सारा ले रही है, या फिर एनडीए की सरकार ढेर सारा कर्ज ले रही है, तो क्या करेगी, अगर इसे कर्ज को भी घाटे में शामिल किया जाएगा तो जो घाटा अभी 6.8% है या फिर 9.5% है ना पिछले अनुमान में, तो ये बढ़कर जाएगा 17 से 20% के बीच में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसी कारण से ये कर्ज को शामिल नहीं करते हैं कोई भी राजनीतिक सरकार या भी कोई भी सरकार, वो शामिल नहीं, क्योंकि उनके घाटे को बढ़ा देगा और जो सरकार की छवि हो वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। कोई भी बोलेगा कि नहीं आपका जो घाटा इतना है, आपके कार्यकाल में घाटा इतना है, प्रेशर विपक्ष के द्वारा बनने लगता है। इसी कारण से जो है ना कि सरकारें कर्ज को इसमें शामिल नहीं करती है। तो आपने देखा कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है, दोनों में लगभग सामान्य बात होती है, लेकिन इसमें कर्ज को शामिल किया जाता है और इसमें कर्ज को जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो यह हुआ राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए राजकोषीय घाटे में ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये राजकोषीय घाटा देना है और उसमें ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद जो रहता है, मान लीजिए इसमें 20 रुपया ब्याज के लिए देना, तो बचे कितने, 80 रुपये। तो 80 रुपया जो हो गया वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। यानी कि इसमें जो ब्याज के लिए जो प्राप्त राशि थी, यानी कि ब्याज जो निकाल दिया जाता है, यानी कि राजकोषीय घाटा में ब्याज को माइनस कर दीजिए तो बचे हमारे पास 80 रुपये। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। देखिए सरकार हर साल बजट में एक निश्चित राशि का प्रावधान पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए करती है। यानी कि यही आपको दिखाया ना कि इतने परसेंट हमें प्राथमिक घाटा देना है, इतने परसेंट ये तय कर देती है हर साल बजट में भारत सरकार। ब्याज चुकता करने पर खर्च की गई राशि को जब राजकोषीय घाटे से घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा। देखिए प्राथमिक घाटा अगर शून्य हो तो इसका मतलब है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में तो अपनी आय से खर्च कर लिया है, लेकिन उसे पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए राजकोषीय घाटे के रूप में उधार लेना पड़ रहा है। इसका अर्थ समझिए, यानी कि मान लीजिए कि 2020-21, 21-22, 2020-21, 2019-20, इसमें मान लीजिए कि जो प्राथमिक घाटा रखा गया वो शून्य रखा गया। यानी कि इस पर जो है सरकार जो खर्च करेगी वो क्या करेगी, अपने पैसे से खर्च करेगी। लेकिन इसमें देखिए मान लीजिए 3% है, इसमें 10% है, तो ये क्या, तो इसका अर्थ है नहीं कि पिछला जो ऋण लिया था मैंने तो उसको नहीं चुकाना पड़ेगा, उसका ब्याज उसका चुकाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से राजकोषीय घाटा में जो प्रावधान किया जाएगा ये जो है शून्य का अर्थ हो गया कि इस बार जो खर्च करेगी भारत सरकार अपने पैसे से खर्च करेगी।
और ये तो ही प्राइमरी डेफिसिट में ब्याज के भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि सरकार को ब्याज को हटा करके जो खर्च करने की जो सीमा होती है उसे पूरा करने के लिए कितने उधार की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ब्याज इसमें हटा दिया जाता है। और राजकोषीय घाटा हमने क्या पढ़ा था, उसमें कर जो कर्ज होते हैं वो शामिल नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें क्या होता है, जितना खर्च है उससे कम आय हो, तो ये हो गया तो आपका राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा यानी इसमें जो है, ये देखिए, ये जो खर्च किए जाते हैं उसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है, उधार। और प्राथमिक में इसमें हम ब्याज को शामिल नहीं करते हैं। तो आप समझ गए ये तीनों का अर्थ। अब देखिए नेक्स्ट है, एक मिनट बैक आन दीजिए, ये रहा प्रभावी राजस्व घाटा। ये क्या होता है, जैसे कि देखिए भारत सरकार, ये खर्च हो गया आपको, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि भारत सरकार 100 रुपया अपने खर्च के लिए निकाली है, 100 रुपया खर्च के निकाले। अब इसमें उसने क्या किया है कि 20% अस्पताल बनाने के लिए या फिर रेलवे के लिए या फिर किसी कंपनी स्थापित करने के लिए खर्च किए हैं, स्थापना भी है। तो ये हो गया। तो अब देखिए अस्पताल बनेंगे तो ये तो नहीं है ना कि अभी बनाया और अभी से संचालित होने लगा और पैसे इसमें आने लगे और भारत सरकार को लाभ मिलने, नहीं, इसमें एक समय लगता है। तो समय लगता है, तो इसका जो 20% जो खर्च हुए हैं वो एक प्रकार से वो भविष्य में चले गए हैं, कि एक प्रकार से एक घाटा एक तरह से होता है। तो ये होता है प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि अभी जो हमने खर्च किया है वो हमें वर्तमान में लाभ नहीं मिल करके भविष्य में लाभ मिलेगा। तो जब तक नहीं मिल रहा है वो एक प्रकार से घाटा ही ना है। अभी हमने जो 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं वो हमें पता है कि अब 10 साल बाद मिलेंगे, तो ये 10 साल का जो है ये समय है था, एक तरह से पूंजी का जो घाटा एक तरह से है, तो हुआ प्रभावी राजस्व घाटा। तो देखिए राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है, और जब इस राशि को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा। आप एग्जाम्पल समझें कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। देखिए राजस्व घाटे में वृद्धि का आंकड़ा सरकार के लिए एक चेतावनी होता है, बिल्कुल एक चेतावनी तो होगा ही। सरकार अपना खर्च कम करने या फिर आय को बढ़ाए, ये सोचते हैं कि सरकार खर्च करे या बढ़ाए। घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, बॉन्ड और ट्रेजरी जारी करती है। आपने देखा होगा गोल्ड बॉन्ड, इसी प्रकार से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, और फॉरेन में भी बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड जारी करे जाते हैं। इसके अलावा अपने इलेक्शन बॉन्ड, ये सब क्या होता है, एक सर बॉन्ड, यानी कि सरकार को खर्च करने के लिए, पैसे लोगों से प्राप्त करने के लिए वो क्या करती है, बॉन्ड जारी कर देती है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा तो आपको सोना नहीं दिया होगा बल्कि एक पेपर पे लिख दिया होगा, ये आपका नाम होगा और इसमें 10 ग्राम आपका वैल्यू होगा, यानी कि ये सोना नहीं बल्कि एक पेपर है। आपने क्या इसे 50,000 रुपये खर्च किया और आपने ये ले लिया आपको एक बॉन्ड, इसमें 3 साल या 10 साल जो भी सीमा होती है वो तय कर दिया जाता है कि इसके बाद आपको इतना ब्याज दिया जाएगा। तो आपने क्या किया, सरकार को बॉन्ड के रूप में पैसा दिया। इसी प्रकार से ट्रेजरी बिल होता है। ये क्या होता है, ये होता है जब बैंक से, यानी कि केंद्रीय बैंक RBI से भारत सरकार क्या होती है, ऋण प्राप्त करती है। समय सीमा 14 दिन, 90 दिन, इन समय सीमा के लिए क्या प्राप्त करती है, एक ट्रेजरी बिल के द्वारा ऋण प्राप्त करती है। तो ये हुआ। इसी प्रकार से राज्य सरकार भी बॉन्ड जारी करती है। तो आपने प्रभावी राजस्व घाटा समझ लिया, फिर सब रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या था, राजस्व घाटा, राजस्व, राजकोषीय, प्राथमिक और प्रभावी। तो राजस्व क्या था, कुल व्यय माइनस कुल खर्च, यानी कि व्यय और खर्च के बीच के आय और खर्च के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे, राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा क्या कहेंगे, इसमें घाटे तो शामिल किए जाएंगे ये, लेकिन इसमें हम उधारी को शामिल नहीं करेंगे, यानी उधारी नहीं। और प्राथमिक राजस्व घाटा में इसमें क्या करें, हम ब्याज को शामिल नहीं करेंगे, यानी कि राजकोषीय घाटा में से अब ब्याज को माइनस कर दीजिए तो वो हो गया हमारा प्राथमिक घाटा। और प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो गया, पूंजीगत
जो परिसंपत्ति होती है उसके सृजन के लिए जो दिया जाता है पैसा, तो उसे क्या किया जाता है, इसमें से माइनस किया जाता है, यानी कि जो भी है उसका माइनस करके जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये चारों घाटे का प्रकार आपको याद होना चाहिए। याद हो गया बिल्कुल। चलिए हम देखते हैं अब कुछ आंकड़े को। ये देखिए, जैसा कि आपको राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के जो स्रोत हैं, जैसे कि आपको बताया ऋण प्राप्तियाँ, नकदी शेष का अंतरण, ये देखिए कुल कितना हो रहा है, ये 6.8% जो रखा गया है ये। तो ये सब जो आंकड़े होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते, हमारे जो इंपॉर्टेंट है उसके परिभाषा क्या समझना क्या होते हैं ये सब, ताकि आप बजट को समझ में आए। आगे आप बजट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आप समझ में आएगा। इसी प्रकार से आप व्यय को देख सकते हैं, जैसे कि स्थापना व्यय, जैसे कि क्यों प्रभावी राजस्व घाटा बढ़ रहा है, स्थापना व्यय देखिए कितने, इतने देने पड़ रहे हैं। अब ये जो है इतने पैसे जो जा रहे हैं वो एक भविष्य के लिए जा रहे हैं, है ना, तो ये तो अभी प्राप्त नहीं होंगे ना, इसी कारण से। इसी प्रकार केंद्र क्षेत्र की योजना है, केंद्र क्षेत्र का अन्य व्यय, ब्याज भुगतान, ये सब जो होते हैं एक प्रकार से व्यय होता है। तो आपको पढ़ा दिया। अभी देखिए रूपरेखा, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं जीएसटी, कैपिटल, डेप्ट रिसिप्ट और इसी प्रकार सब्सिडी स्कीम वगैरह पे जो पैसे जा रहे हैं ये आपके व्यय की संरचना। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे शुरू में आपको बता दिया था ये सब। ये जो है कुछ अब पॉइंट्स जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो देखिए। व्यय के लिए अब जो बजट है उसमें व्यय के लिए जो मूल अनुमान कितना है, 34.50 लाख, यानी कि 34.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो व्यय का अनुमान रखा गया है। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा जो है 4.5% तक का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2025-26 तक। और इस वर्ष कितना है बताइए, 6.8%। अभी पढ़ा है ना आपको, 6.8% ये लक्ष्य रखा गया है। और 2025-26 के लिए 4.5%। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो उधारी ये माफ कीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो फाइनेंस कमीशन होता है वो प्रति 5 वर्ष से आपको पता है कि सिफारिश अपनी प्रस्तुत करता है गठन होने के बाद। तो इसने कहा क्या कहा है कि जो राज्य होते हैं ये पहले 3% तक ही अपने जीडीपी का ऋण ले सकते थे, किससे, आरबीआई से, लेकिन अब उससे बढ़ा करके 4% कर दिया गया। और कुछ विशेष स्थिति में 0.5% अतिरिक्त, यानी कि 4.5% अधिकतम जो है पैसा ले सकते, किससे, राज्य, आरबीआई से। लेकिन पहले कितना था, पहले था आपका 3% और विशेष स्थिति में 3.5% अधिकतम था 0.5%, यानी कि 1% की क्या करी है, वृद्धि की गई है वित्त आयोग के द्वारा। राज्यों की जो अपनी उधारी प्राप्त करने की सीमा होती है अपने जीडीपी के अनुसार। मान लीजिए बिहार या यूपी का, चलिए बिहार का ही हम देखते हैं, बिहार का जीडीपी कितना है, मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपये, उसका जो भी 4% होगा उतना वो आरबीआई से क्या करेगी, उधार प्राप्त करेगी। इससे आप अर्थ लगा सकते हैं जो बड़े स्टेट होते हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उनकी जीडीपी का आकार बहुत बड़ा होता है, तो वो जो है आरबीआई से अधिक पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जीडीपी का जितना जिसके पास जीडीपी होगा उस अनुसार वो अपना ऋण प्राप्त कर सकेगा, और आपात स्थिति में 0.5% अधिक, यानी कि 4.5%। इसके अलावा जो 15वें वित्त आयोग ने जो राज्यों की जो बताई है क्या, राजकोषीय घाटा, वो 3% निर्धारित करने की बात की गई 2023-24 तक। जो राजकोषीय घाटा होगा कितना, 3%। आपको पता है, देखिए जो एफआरबीएम एक्ट आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एफआरबीएम एक्ट में हमें जो राजकोषीय घाटा है उसे कितना, 3% तक करना है। लेकिन आपने देखा इस वर्ष कितना चला गया था, 2020 में 9.5%। ये कितना है, आप सोच सकते हैं 3.5% से कितना है। और इस बजट में 6.8%, यानी कि अभी ये जो लक्ष्य से बहुत आगे है। मतलब जो हमें इतना प्राप्त करना था 3.5% और हमें कितना है 6.8%, यानी घाटा आप सोच सकते हैं कितना है देश का, अभी बहुत ज़्यादा घाटा है, इससे डबल है ना। इसके अलावा बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक होंगे उन्हें आयकर दाखिल करने के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके जो बैंक है वो उनके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। तो ये प्रावधान था। इसके अलावा किसी मतलब
कर जो चोरी होते हैं उनके मामले को देखने के लिए जो समय सीमा थी, पहले क्या थी, 6 वर्ष तक उनके पूर्व के फाइल को देखा है, लेकिन अब उसे कम करके 3 वर्ष तक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें कर प्रवंचना गंभीर मामलों जहां 1 वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं, है ना, यानी कि किसी वित्तीय वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक के कर्ज या भी टैक्स जो होते हैं चोरी के सबूत मिलते हैं, तो ऐसे मामले में संबंधित जो आकलन किया जाता है, यानी कि जो ऑडिटिंग की जाएगी को 10 साल तक दोबारा खोला जा सकता है, यानी कि उसके 10 साल पूर्व जा करके उसके फाइल को खोला जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया कि तभी खोला जब प्रधान मुख्य आयुक्त उसका अनुमोदन प्राप्त कर, मतलब अनुमोदन दे। इसके अलावा 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादग्रस्त आय के साथ कोई व्यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा। यानी कि जो एक समिति बनाई जाएगी उसमें क्या होगा, ये एक समय आपका है पैसे की सीमा है 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादास्पद आय, यानी कि इतने जो सीमा में होंगे वो अपने विवाद सुलझाने के लिए समिति के पास जाएंगे। इसलिए एक बनाया जा रहा है, देखिए, नेशनल फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल, ये गठित किया जाएगा इन सब विवादों को देखने के लिए, राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल सेंटर। इसके अलावा अप्रवासियों को भी कुछ राहत दी गई है। उनको अब जो वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के आएंगे तो यहाँ पे उनको कुछ राहत प्रदान किया जाएगा। अभी वो नियम नहीं बनाया गया, नियम बनेगा तो प्रस्तुत हो जाएगा आपके पास। इसके अलावा जो डिजिटल लेन देन करते हैं, है ना, तो उनके जो 95% जो भी, जैसे मान लीजिएगा पेटीएम है या फिर गूगल पे है, तो ये 95% अगर डिजिटल माध्यम से अपना क्या करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उनकी जो ऑडिटिंग की जाएगी वो 5 करोड़ रुपये पहले की जाती थी, अब वो क्या कर दी गई, 10 करोड़ रुपये कर दी गई, यानी कि इसमें वृद्धि कर दिया, कंपनियों को थोड़ा लाभ दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।